पहले बिहार को बिहार नहीं कहा जाता था, पहले बिहार को मगध कहा जाता था। बताए थे उस दिन मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? बिहार। कहाँ थी? पांच पर्वतों के मध्य में बसी पांच पहाड़ों के मध्य में बसा बिहार जो राजगीर यानी कि गिरिराज दोनों का से 7 मील दूर उत्तर दिशा में। यहाँ तक पढ़ा है यानी कि अभी हम नालंदा के बारे में जान तो गए हैं, अब हम जानेंगे कि वो कहाँ पड़ता है, उसके जाने का रास्ता क्या है। एक एक चीज बता रहे हैं पॉइंट से। जब हम नालंदा के सामने पहुँच जाएंगे तो दूर से खड़े नालंदा विश्वविद्यालय दिखना कैसा था उसका वर्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। फिर बाहरी आवरण का जब वेशभूषा का जब वर्णन कर देंगे तब उस द्वारपाल के माध्यम से अंदर घुसेंगे, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा था। मान लो इस यहाँ विद्यालय में पढ़ने से पहले बाहर का स्ट्रक्चर तुम लोग देखे होगे ना, इसका स्कूल कैसा है। पहले एक क्लास में आके जरूर घूम देख के जाते होगे कि हम इसी में आएंगे 9th क्लास में पढ़ने के, देख के जाते होगे ना। कुछ लड़कियाँ ये भी देखती होंगी कि यहाँ पे मेरे घर से इसकी दूरी कितनी है, देखती होगी ना। तब के फाइनल में 9th क्लास में यहाँ पे एडमिशन तुम लोग लिए और पढ़ रहे हो अंदर में। अभी हम बाहर घूम रहे हैं नालंदा के बाहर, अंदर भी जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मंतव्य है, ठीक है, उनके द्वारा कही बाड़ी है। मगध की प्राचीन राजधानी वैभार, पहले वैभार थी जो 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिराज या राजगीर नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा यानी अभी वर्तमान नालंदा उसी राजगीर के, तो आप क्लास बी से जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाता है मुझे भी मैंने बताया था, उसी राजगीर के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है, 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास की नालंदा मान लो जब शिखर पे था किस किस लोगों का नाम जुड़ा हुआ था वो भी साथ में बताया जाएगा तब ना। अब मान लो हम सब चीज बता दें, उसका कोई सबूत भी तो चाहिए। हम ना हम देखें ना तुम देखो, हम भी बस इसका अध्ययन किए नहीं, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना जिससे निश्चित हो जाए कि हाँ वाकई में नालंदा विद्यालय था विश्वविद्यालय और विश्व जगत में उसका नाम था। इसके भी सबूत मिले जब खुदाई हुई ना। हड़प्पा सभ्यता पढ़े हो ना, सिंधु घाटी की सभ्यता सामाजिक विज्ञान में पढ़े हो आप लोग, जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। खुदाई जब किया गया ना तो वहाँ पे इसका अवशेष मिलने लगा, अवशेष कुछ कुछ चीजें मिलने लगी, इसमें सारा जिक्र है जो बता रही हूँ। तो नालंदा को
और महावीर स्वामी के समय तक जाते हैं। भगवान बुद्ध को भी जानते हो आप लोग और महावीर स्वामी को जानते हो आप लोग। जब आगे बढ़ते हैं कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवालिकों का आम्रवन था, यानी ठहरने का स्थान। देखिए जो बहुत भिक्षु होते थे ठहरने का स्थान होना चाहिए ना, तो वो था। जैन ग्रंथों के अनुसार, यानी उस दिन मैंने बताया कि हर धर्म का एक ग्रंथ होता है, वैसे जैन धर्म का भी एक अपना ग्रंथ है। उस ग्रंथ में क्या है कि जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मैथिलीपुत्र गोशाल की भेंट हुई थी। दोनों ही एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। महावीर स्वामी को आप जानते ही हो, वैसे ही आचार्य मैथिलीपुत्र, इन दोनों की भेंट हुई थी। ये कहाँ लिखा है इन दोनों की भेंट मुलाकात? जैन ग्रंथ के, जो जैनों का पवित्र ग्रंथ है उसमें इस बात की गई है। और ये बात कैसे पता चली? जब उस ग्रंथ को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ा तब वहाँ से वो कोटेशन लेकर इस निबंध के माध्यम से लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी और आचार्य मैथिलीपुत्र की आपस में भेंट मुलाकात हुई। वहाँ से प्रूफ मिल गया। आपको जाना है तो आप जैन ग्रंथ का अध्ययन कर लो, मिला ना प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। उस समय यह राजपुरी का उपग्राम, यह बाहरी स्थान समझा जाता था। मैंने ग्राम की बात होता है ना, उपग्राम घर होता है तो होता है ना हाता, तो लोग हाता होगा ना जी, बहुत लोग जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखे जाते हैं भूसा वगैरह, उसको हाता कहते हो ना जी। वैसे ग्राम था, ग्राम एक जगह, उपग्राम कैसे हाता नहीं समझ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। महावीर ने 14 वर्षावस व्यतीत किए, उसी जगह पे 14 वर्ष व्यतीत किए। किसकी खोज में? ज्ञान की खोज में। जैसे भगवान जी ज्ञान की खोज किए थे जी, तो भगवान को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोध गया में स्थित है। आज भी लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। बोधि वृक्ष अभी भी है, अभी भी है। उसी वृक्ष को देखने के लिए लोग बोध गया में जाते हैं। सूत्र वृत्तांत के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक, नालंदा मान लो जैसे अपना राज्य हो, यहाँ तो एक धनी व्यक्ति होगा, सबसे ज्यादा धनी मनी, तो वैसे ही नालंदा में एक धनी नागरिक था जिसका नाम था लेप। सूत्र वृत्तांत के अनुसार नालंदा एक धनी नागरिक लेप ने धन धान्य शैया आसन रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया, यानी उनका अनुयायी बन गया। अब किसके चीज से? धन धान्य दिया, शायद बिस्तरा दिया, ठीक है, आसन दिया, रथ दिया, सुवर्ण दिया, आदि बहुत सारी चीज देकर उनके चरणों में बोला और मुझे आप अपना शिष्य बना लिया और उसी दिन वो शिष्य बन गया। क्या नाम था उस लेखपाली का? आगे बढ़े। अब हम आते ये रही देश की बातें, अब हम विदेशों की बातें करते हैं। तिब्बत एक देश है ना, जैसे अपना भारत एक देश है वैसे तिब्बत एक देश का नाम है। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ, यानी इतिहास लेखक में सबसे बड़े विद्वान, तिब्बत देश के सबसे बड़े विद्वान जिसका नाम है लामा तारानाथ के अनुसार, यानी कि इन्हीं के अनुसार भारत उनके विषय में क्या बोल रहा है, वो भी आए थे। अब वो भी अपनी दृष्टि बताएंगे ना कि कैसा नालंदा दिखता था, क्या था, कैसे वहाँ विकास हुआ था, इसके रख रखाव के पैसे कहाँ से आते थे, तो सुनिए ये क्या बोलते हैं। के अनुसार नालंदा सारी उनकी जन्मभूमि थी। कोई हर देखो ये चैप्टर जीके से भरा पड़ा है, ध्यान से सुना आपको समझ में आ जाएगा कि नालंदा शारीपुर किसी राजकुमार का नाम है उसका, कि उसकी जन्मभूमि थी। उनका चैत्य, अभी एक और सिस्टम बता रहे हैं, उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहां था। अशोक के बारे में जानते हो? सम्राट अशोक, कौन बताएगा? कलिंग का राजा, नहीं पढ़े हो एक क्लास में, नहीं पढ़े हो अशोक के बारे में, वह नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा
राज्य का विस्तार करने के लिए अगल बगल राज्यों से जाके लड़ाई करना, जीतना, उसके अपना आधिपत्य करना, ऐसे ही वो कलिंग में गया था अशोक से जाने। इतना भीषण रक्तपात हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, जीतने को तो जीत गया वो, कलिंग में वहां जीत गया। लेकिन जो कलिंग की महारानी थी, वहां जहाँ पर युद्ध करने गया था, सारे शहीद हो गए थे। अब उनकी पत्नियां बची थी, रानी बची थी, बाल बच्चे बचे थे, बूढ़ी औरतें बची थी। तो पहले तो लोग होता था कि जेंट्स को हरा दे के औरतों को अपनी इच्छानुसार भी लेकर भोगी वस्तु समझ के लेकर चले जाते थे। लेकिन वहां की लड़कियों ने, महारानी ने ये प्रण लिया, या तो उन्होंने राज्य को बचाएंगे या खुद शहीद हो जाएंगे। सबने अपने इच्छानुसार जो जिसको मिला हथियार लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े। पूरी औरतें जब अशोक देखा कि भीषण, मतलब कि लग रहा है कि बाहर आई हुई है, सारी औरतें निकल पड़ी युद्ध के लिए। और एक तरफ देखा कि जब युद्ध हुआ वो देखा नहीं, तभी पूरा नशे में था, मानो कि दिख रहा था कितने लोगों को मर्डर किया, कितने लोगों को मैंने मारा, इसलिए अपने राज्य के विस्तार के लिए। तो जब कलिंग की जो महारानी थी, जहाँ पे वो गया था लड़ने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा, तो वहाँ सबसे पहले उस राजा को वाइट लड़ने के लिए सबसे पहले वही नेतृत्व कर रहे सेनापति का, सबको वही मोटिवेट की थी। अशोक क्या करता है, हम औरतों के पास नहीं, जबकि वो बोल रही है कि औरत, सब भूल जाओ कि हम औरत हैं, यहाँ समझो कि बस अपने ये राज्य को बचाने के लिए औरतें यहाँ पे तत्पर है, तुम वार करो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना समझाया, इतना घुटने टेक दिया, वहीं पे वो घुटने, ठीक है भैया मैं नहीं करूँगा, और वहीं पे बुद्ध की शरण में चले गए अशोक। कलिंग की तुमने सृष्टि पढ़ना, बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, इतिहास में हमारी क्या क्या घटित हुई है उसके बारे में जानकारी पढ़ोगे तब तक जानकारी होगा। पूरे औरतों के साथ वो नतमस्तक किसको होना ही पड़ा, तब उसको रियलाइज हुआ कि तुम कितने लोगों को, असल में निर्दोष लोगों को मैंने मार दिया। लड़ाई तो होती है दो राजाओं के बीच, किसका कौन है, हम राजा किसकी है, किसी का भाई जाता है, किसी का बाप मरता है, किसी का हाल गुजर जाता है, शपथ कौन करता है, बीच के लोग करते हैं। तो वहीं पे सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में चले गए, उनके शिष्य बन गए, और उस दिन से बोला कि आज के बाद मैं अपना हथियार नहीं उठाऊंगा। वहीं पे हथियार डाल दिए बुद्ध की शरण में। इतना नहीं, यही है सम्राट अशोक। आगे डिटेल्स आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं कि ये तो बोले जाए, लेकिन लामा करण आपके अनुसार बोल रहे हैं कि उनका चैत्य यानी नालंदा का प्रभाव अशोक जब था तब भी था, उस समय भी प्रभाव में था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्तित किया, यानी वहाँ पे एक मंदिर बनवा के परिवर्तित किया, यानी उसके द्वारा बनवाया गया है। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित, यानी कि लामा कारण के अनुसार बुद्ध और अशोक दोनों से जुड़ी हुई है, इसकी अनुश्रुति यानी जुड़ाव इसका दोनों से है। किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल से, मैंने देखो नींव तो पड़ गई है, अब बनते बनते विश्वविद्यालय नहीं ना हो जाएगा, धीरे धीरे लोग, मानो कोई दुकान ही तुम लोगों को खोल के दे दिया, चला खासकर बॉयज को दे दिया, दुकान खुलने के साथ ही दुकान चलने लगता है, पहले तो क्या उसको नहीं, उसके लिए क्या करना होता है, सेवना पड़ता है, कस्टमर आने के लिए हो सकता है कि 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, सालों भर लग जाएगा दुकान चलने में, लगता है ना जी। इसके लिए हम नहीं आएगा तो हम दुकान को बंद कर देंगे। वैसे ही नालंदा जब स्थापित हुआ तो धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि हुई, और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कब हुई, गुप्त काल में। गुप्त काल में पढ़े हो, सामाजिक कहियों ने पढ़े, जब अशोक के बारे में नहीं पढ़े तो गुप्त काल नहीं पढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कौन जाता है, इसका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब के बारे में नाम नहीं सुने हो।
ये क्वेश्चन आ जाएगा, लिख देना। जब पढ़वे नहीं कि वो तो कितना फायदा मिलेगा। तो आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। फिर आगे बोलते हैं तारानाथ ने तो बिच्छू नागर जो भगवान के ही अनुयायी थे, ठीक है, उनमें श्रेष्ठ थे, इसलिए उनका नाम आ रहा है। बिच्छू नागार्जुन और आर्यदेव, इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया था, यानी कि वहाँ पे इन लोगों ने भी बड़ा संबंध जुड़ाव है। और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य डिंगनाथ ने, जिसका लिया जाएगा सभी अपने आप में बहुत बड़े विद्वान है, तभी इस बुक में उनका नाम लिखा गया है। ऐसे किसी का भी नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। तो आचार्य डिंगनाथ ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ, बहुत सारे लोग प्रतिपक्षी, मान लो कोई कंपटीशन को टॉपिक पहले देते हैं, तुम सबको बढ़ा दें, इसका बेस्ट आएगा, मुझे फर्स्ट प्राइज देंगे, तुम सब अपने अपने बुद्धि से लड़ोगे ना जी। तो ऐसे ही नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया, यानी कौन कितना जानकार, शास्त्रार्थ करना, यानी वेदों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन किसके पास कितना ज्यादा है। तो आचार्य डिंगनाथ के अनुसार वहाँ पे कराया, जिसमें दुर्जे नाम के एक ब्राह्मण विद्वान प्रथम स्थान लाए थे, जिसको कहते हैं अग्रणी आय। क्लियर? या तक में आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नालंदा का विकास के सफर में कि आगे आगे कैसे विकास हुआ। ये तो रही इंडियन की बात, इंडियन क्या, हम विदेश के बारे में भी बताएंगे, तिब्बत के बारे में। अब मैं चीन के बारे में बताऊंगी, चीन को लोग भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ का व्यक्ति का क्या नाम है कि 4वीं सदी में चीनी यात्री फाइनान आता है इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। अब मैंने उस दिन बोल दिया था कि बार होता है यहाँ पे, पहले वहाँ पे जो बच्चा क्वालिफाइड करेगा तभी इस विश्वविद्यालय में एंट्री करेगा, पता है ना। Yes. ये सब फाइनांस जो था वो एंट्री पास कर चुका, तो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत उसका प्रवेश हो गया, तो वो पढ़ने लगा। अब कोई बच्चा आया है विदेश से पढ़ने के लिए, तो इसी में रहेगा, ठीक है, हमारा कहीं नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति आता है ना, तो वो अपने द्वारा एक बुक लिखता है, ये अपनी लाइफ की जर्नी में कहाँ कहाँ गया, क्या देखा, क्या इसका क्या विकास है, सब लिखा है, ठीक वैसे ही फाइनान ने। तो उनके द्वारा लिखी बुक को उन्होंने पढ़ा है, और तब जाके तभी ना बताया कि 4वीं सदी में फाइनान चीनी यात्री था जो आया था पढ़ने के लिए। देखो उसने क्या बोला है फाइनान, उन्होंने आर्यभट्ट के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पे निर्मित स्तूप के दर्शन किए, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी अपनी लाइफ में करते थे, जो राजा रहते थे ना, वो अपने कृत्यों को ऐसे एक स्तूप बनवा के, ऐसे एक खाली स्तूप बनवा के छेनी हथौड़ी से मार के अपने पूरे लाइफ को लिखवाते थे बुक के माध्यम से। वो अमिट रहता था, हर कालों का जब तक उसको तोड़ा नहीं जा तब तक वो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा तो वो तो टूटेगा। जैसे छेनी हथौड़ी से मारकर अपने कृत्यों को लिखना, स्तूप पे लिखे थे, और फाइनांस जब आते इसका अध्ययन किए थे, पढ़े थे, ठीक है, यहाँ की भाषा समझ के उस चीज को पढ़े थे। देखो यहाँ लिखा है, उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, वहाँ पे गए, किंतु नालंदा का भी पढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय यानी विकास, डेवलपमेंट इसके कुछ समय बाद हुआ, यानी कि सारिपुत्र का जो जन्म हुआ था, निर्वाण के कुछ समय बाद इसका विकास हुआ। क्लियर? फिर अब आते हैं 4वीं सदी के बाद 7वीं सदी, ठीक है। हर चीज को नहीं, इसका इतिहास 600 वर्षों तक गया, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ये 2 पेज 2.5 पेज में समेटना, आपको मुख्य चीजों को लेना, डिटेल अध्ययन करना, जारी लाइब्रेरी पढ़ने तो आपको मिलेगा। फिर आता है 7वीं सदी में। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय, जब युवान च्वांग, 7वीं सदी में उस चीन यात्री का क्या नाम हुआ, युवान च्वांग, इस
युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए कहा है, जातक की कहानी कहाँ मिलती है? बौद्ध धर्म जब पढ़ोगे ना, आगे चलते बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, तीन यान और महायान। बड़े बौद्ध धर्म जाके नेट पे सर्च करना, बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के अंतर्गत तीन यान और महायान के बारे में कुछ सारे डिटेल्स आते हैं। उसी के अंतर्गत एक जातक नाम की कहानी होती है। कोई भी चीज हम सिखाएंगे, चाहे हम आप ही को बताते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू ना बताते हैं ना, तो समझ में आता है। ऐसे ही युवा चांग ने एग्जाम्पल के थ्रू ही अपनी बात करी है। क्या करी है, चलो देखते हैं। देखते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती, तृप्ति मतलब कि मोक्ष नहीं होता। क्यों? आगे पढ़ते हैं। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है और वो सीमा रहित और अनंत होता है। बात सही है। ज्ञान का कभी अंत होता है? नहीं। वो अनंत है। जैसे कि ब्रह्मांड अनंत है, समुद्र अनंत है, हम उसको नाप नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा समुद्र है, गहराई को भी उसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वही बोलते हैं कि सच तो ये है, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान, जैसे कि मैं दान दे रही हूँ, तो वो सीमा रहित और अनंत होता है ना, उसके बांटने वाले को तृप्ति होती, जैसे ना मुझे तृप्ति होगी ना तुमको तृप्ति होगी। यह लिखा है ना, उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और न लेने वाले को। ये युआन चांग के अनुसार ये अपना मंतव्य बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर? हम आगे बढ़े ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी कि अब नालंदा की हम मान लिए, नालंदा इतने बड़े जमीन पे बना तो बना, कैसे बना पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ था, यानी कि जो जनता थी नालंदा की, वो अपनी जमीन दान दी थी। दान दी थी, सब लोगों ने सहभागिता में अगर ये नालंदा बनेगा विश्वविद्यालय तो हमारे ही बाल बच्चे पढ़ेंगे जी, और पढ़ेंगे तो हमारे बाल बच्चों का विकास होगा, ना हम इसमें सहभागिता निभाएं। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। 500 व्यापारियों ने इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, उस चंदे से इसके लिए जमीन खरीदा। देखो लिखा है, मैं नहीं बोल रही, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दी। उस पैसों से 500 व्यापारियों के पैसे से जमीन को खरीदा गया और उस जमीन को बुद्ध भगवान को दिया गया। आगे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन मैं पूछूंगी। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। कितने व्यापारियों के दान से नालंदा के लिए जमीन खरीदी गई? कितने व्यापारियों के दान से नालंदा के लिए जमीन खरीदी गई? बात करने में तो बड़ी मन लग रहा है, भूख तो है नहीं, सुन भी नहीं रहा। चाहिए तो बता दो, बढ़िया सारे हर चीज की व्यवस्था मेरे पास है, हर चीज की व्यवस्था मिलेगी। किस चीज की सेवा चाहिए बता दो। ब्लैक टोपी खड़ा हो, आंसर दो इसका। कहाँ दिमाग है? पढ़ा रहे हैं तो कहाँ दिमाग है?
टाइम अगर हुआ तो वहाँ पे इसका इंतजाम हम रखे हुए हैं, इसका यूज बढ़िया से हो जाएगा। जो भी मैंने थोड़ा देर पहले बोला, बैठ जाओ। इसलिए क्या आंसर होगा जी? 500 वर्ड्स। एटलीस्ट जब बुक नहीं है तो उसमें ध्यान दो कि मैम बोल क्या रही है। फिर आगे बोलते हैं युवान स्वांग की। युवान स्वांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था, यानी पहले विश्वविद्यालय के रूप में धारण कर चुका था। और युवान स्वांग किस सदी में आया था? 7वीं सदी में, यानी 7वीं सदी में उन्नति के शिखर पे था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। फिर आगे यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे, यानी 6 बड़े बड़े विहार थे, ठहरने का स्थान था। अब इसके बाद आगे अब आते हैं 8वीं सदी में। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में, यशोवर्मन वहाँ उस टाइम का राजा था, ठीक है। और जैसे मैंने 7वीं सदी में एक सम्राट हर्षवर्धन का नाम लिया था, यानी कि बिहार में उस समय बिहार का राजा कौन था? सम्राट हर्षवर्धन, जिसके कार्यकाल में युवान स्वांग आया था। अब आते हैं 8वीं सदी में, जिसका 8वीं सदी में यशोवर्मन नाम का राजा का नाम लिखा गया है। अब हर राजा अपने कृत्यों को दर्शाने के लिए एक शिलालेख या स्तूप का निर्माण करता है, जिस पर अपने जीवन भर की सभी मानव जो को काम अच्छा चाहिए सब लिखवा देता है, ताकि आने वाली जो जनरेशन होती है, जो प्रजा होती है, वो पढ़ के सीख सके कि इस राजा ने ये काम करवाया है प्रजा के लिए, ठीक है। तो फिर ये लिख रहे हैं कि 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। वो शिलालेख यशोवर्मन ने बनवाया था, उसमें सारा वर्णन किए, बड़ाई की। नालंदा बहुत ही बड़ा भव्य, उसका मतलब कि उसका इतिहास पूरे विश्व जगत किया गया। तो उसी में मैंने बताया एशिया का सबसे बड़ा था, और धीरे धीरे वर्ल्ड में इसका नाम हो गया था। वर्ल्ड से लोग यहाँ से पढ़ने आते थे, लेकिन अब की बारी क्या हो रहा है, यहाँ के लोग विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। किस प्रकार की स्थिति आ गई है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के अब ये बता रहे हैं कि कैसे से भव्य वर्णन जो किया है। मान लो हम ही करेंगे किसी चीज के, किसी को बताएंगे, कोई बच्चा ही आएगा, जैसे मैम का छोटा सा बच्चा है, वो इस बच्चे को नहीं देगा, अगले को बताओ कि बड़ा क्यूट सा है, नटखट सा है, ऐसा रंग है, चलता है, ये शैतानी करता है। जैसे जैसे उसकी एक्टिविटी बताओगे ना, सामने वाले के दिमाग में वैसा दृश्य बनने लगा, मन में आएगा। ठीक वैसे वहाँ पे पढ़ने तो दिखना कैसा था, चलो बताते हैं कैसा दिखता था। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे, यानी कि जैसे शिखर मतलब समझ रहे हैं ना, मान लो ये घर हो गया, सपोज है ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, इसके शिखर हो गए, शिखर ऐसे बनते हैं ना, ये जो शिखर है ये बादलों को छूते थे। और समझ लो कि दूर से देखने में लगता था कि जो शिखर और बादल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं दूर से। फिर आगे